नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं हूं दीपक यादव। क्या आप भी स्पैम कॉल से परेशान रहते हैं? तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। स्पैम कॉल्स को लेकर जी बिजनेस की मुहिम रंग लाई है। दरअसल ट्राई के निर्देश के बाद टेलीकॉम कंपनियां अब स्पैम कॉल से जुड़े नंबरों को 2 साल तक के लिए ब्लॉक कर सकेंगी। ऐसे में आज हम इस पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि ट्राई की इस सख्ती से अनचाही कॉल को रोकने में कितनी मदद मिलेगी, ट्राई के निर्देश से कंज्यूमर्स के हितों से जुड़ी और क्या क्या बातें हैं, साथ ही ऐसी स्पैम कॉल्स को ब्लॉक कराने के लिए कस्टमर को क्या करना होगा, इस पर भी होगी एक्सपर्ट से बात। लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। स्पैम कॉल से भला किसका पाला नहीं पड़ा होगा। दिन भर निजी नंबरों से ऐसी दर्जनों अनचाही कॉल्स आती हैं जो न केवल बेमतलब होती हैं बल्कि काम में भी बाधा डालती हैं। जी बिजनेस ने लगातार स्पैम कॉल्स के खिलाफ अपनी आवाज को ट्राई और सरकार तक पहुंचाने का काम किया है। आखिरकार हमारी मुहिम रंग लाई है। ट्राई ने स्पैम कॉल्स को लेकर बड़ा कदम उठाया है। ट्राई के निर्देश के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियां अब निजी नंबरों से आने वाली टेलीमार्केटिंग कॉल के नंबरों को 2 साल तक के लिए ब्लॉक कर सकेंगी। साथ ही इसकी निगरानी रखने के लिए ट्राई ने एक अलग सेल बनाने की बात कही है। स्पैम कॉल्स ही नहीं, अनचाहे एसएमएस ने भी लोगों को रुला कर रख दिया है। ऐसे में अब ट्राई ने बिना रजिस्टर्ड सर्विस वाले नंबर के मार्केटिंग वाले एसएमएस पर भी रोक लगाने की बात कही है। ऐसे नंबरों से लिंक वाले एसएमएस पर 1 सितंबर से पूरी तरह से रोक लग जाएगी। यही नहीं, ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से ऑटोमेटिक रोबोटिक कॉल्स करने वालों पर सख्त एक्शन लेने का निर्देश दिया है। ट्राई की ओर से जारी नए नियमों के तहत अगर कोई टेलीमार्केटिंग कंपनी ट्राई के निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उसे 1 साल में 6 नोटिस मिलते हैं, तो उस टेलीमार्केटिंग कंपनी को 2 साल के लिए ब्लैक लिस्ट करने का भी प्रावधान है। वहीं मोबाइल उपभोक्ताओं को ऐसे कॉल से बचने के लिए डू नॉट कॉल में अपना नाम रजिस्टर्ड कराने के बजाय नेशनल कस्टमर प्रेफरेंस रजिस्ट्री में दर्ज कराना होगा। शिकायत मिलते ही अनचाही कॉल करने वाली कंपनियों के टेलीकॉम रिसोर्स को डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा। इसके तहत स्पैम कॉल संबंधित जानकारी टेस्टिंग सर्विस प्रोवाइडर यानी कि टीएसपी को दी जाएगी। टीएसपी शिकायत मिलते ही स्पैम कॉल के सभी टेलीकॉम रिसोर्सेज को काट देगा। साथ ही 2 साल तक टेलीमार्केटिंग कंपनियों को कोई नया टेलीकॉम रिसोर्स नहीं दिया जाएगा। हाल ही में दूरसंचार विभाग ने फाइनेंशियल फ्रॉड को रोकने के लिए बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर के टेलीमार्केट्स के लिए नई 160 नंबर वाली सीरीज शुरू की थी। ऐसे में बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी टेलीमार्केटिंग कंपनियां अब केवल 160 की सीरीज वाले नंबर का इस्तेमाल कर पाएंगी। ट्राई ने टेलीकॉम कंपनियों से कहा है कि वे प्राइमरी रेट इंटरफेस यानी कि PRI और सेशन इनिशिएटिंग प्रोटोकॉल यानी कि SIP कनेक्शन की मदद से स्पैम कॉल करने वाली कंपनियों की सेवाओं पर लगाम लगाए। दरअसल PRI और SIP ऐसे 2 तरीके हैं जिसका उपयोग टेलीफोन नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है। यानी स्पैम कॉल को रोकने के लिए ट्राई तकनीकी को बैसाखी बनाकर अनचाही कॉल्स पर लगाम कसने को लेकर कमर कस चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो समस्या गंभीर है। शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका वास्ता स्पैम कॉल से ना पड़ता हो। हर रोज प्रत्येक व्यक्ति के पास, मतलब कम से कम डेटा और सर्वे तो यही कहता है कि 60% भारतीयों को 3 से 4 स्पैम कॉल रोज आती हैं। हालांकि नंबर से ज्यादा ही होगा। इनमें से 76% कॉल्स जो हैं वो फाइनेंशियल सर्विसेज की और रियल एस्टेट की होती हैं। तो आप समझ सकते हैं कितनी गंभीर समस्या है। और इस समस्या पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं विमल वाकलू, पूर्व CMD हैं TCIL। हमारे साथ नवीन शर्मा हैं, नेशनल प्रेसिडेंट CRO कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन। और हमारे साथ विराग गुप्ता हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट। सर, बहुत स्वागत करेंगे आपका। विमल सर, नवीन जी और विराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विमल सर आपके पास ही आएंगे और आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो समस्या है ये गंभीर है। और ऐसा नहीं कि ट्राई इसमें पहली बार एक्शन की बात कर रहा है, सख्ती की बात कर रहा है। पहले भी बहुत बात होती रही है, लेकिन वो जो बातें हैं, जो एक्शन है, वो हेडलाइंस तक आके ही सिमट जाता है, आगे कुछ बढ़ता नहीं है। इस बार भी क्या हेडलाइन मैनेजमेंट की बात तो नहीं है कि आगे भी इसी तरह की समस्या जारी रहेगी? जी, ऐसा है कि दीपक जी, समस्या का समाधान तो है ये,
इन्होंने अच्छा स्टेप तो उठाया है और इससे थोड़ी लगाम तो लग सकती है। लेकिन इसी प्रोग्राम में मैं पहले भी कह चुका हूं कि इसका शुद्धिकरण जो है वो गंगोत्री से होना चाहिए, गंगा जी का। जब तक आधार कार्ड जिसके आधार पे लोगों को नंबर मिलता है, जब तक उसका समाधान नहीं हो जाता है, क्योंकि वो कोई भी आधार कार्ड ले सकता है, फोन उसके आधार पे उसको मिलता है, और फिर उसके नंबर से कोई भी जो स्पैम कॉल बंद की जाती है, तो जब तक उस पे भी लगाम नहीं लगेगी, तो ये थोड़ी देर के लिए तो ये राहत देंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इससे पूरा इस समस्या का समाधान पूरी तरह से नहीं हो सकता जब तक उस पे लगाम न लगे। ओके। नवीन सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो इस बार ट्राई ने सख्त आदेश दे दिया है कि टेलीकॉम कंपनियां डेटा भी शेयर करेंगी दूसरी टेलीकॉम कंपनियों के साथ, और इस तरह के जो स्पैम कॉलर्स हैं, जो ऑपरेटर्स हैं, उनको 2 साल के लिए ब्लॉक कर दिया जाएगा। ये कैसे होगा? मॉनिटरिंग कैसे होगी इसकी? दीपक जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जी बिजनेस का थैंक यू सर। कि उन्होंने इस मुहिम को लगातार जारी रखा। और कहीं ना कहीं आज हमको छोटा या बड़ा अलग बात हो सकती है, लेकिन एक परिणाम देखने को मिला जो कि उपभोक्ताओं के हित में है। जहां तक आपके प्रश्न की बात और इस शो की बात है, तो ट्राई की ओर से उठाया गया यह एक सराहनीय कदम है। मैं इस कदम की सराहना करता हूं कि इस पूरे एक बिजनेस को कहीं ना कहीं उन्होंने ब्रेक करने का काम किया है। जो भी अनवांटेड कॉल आती थी, उससे हर एक कंज्यूमर दिन में 10 बार 15 बार अनवांटेड कॉल को वो उठा रहा था, मैसेज आ रहे थे और परेशान हो रहा था। आज जो सख्ती ट्राई ने दिखाई है, तो इससे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक लगाम लगेगी। और जो उन्होंने कहा है कि 2 साल के लिए उनको बैन किया जाएगा, कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ी जीत है। और इसमें जो टीएसपी हैं, जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है, उनको भी बहुत कड़े और सख्त निर्देश ट्राई द्वारा दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि प्रारंभिक रूप से अगर अपन देखें, तो ऐसा नहीं है कि इस साल और भी सुधार ट्राई की ओर से बहुत हम लोगों को देखने को मिलेंगे, लेकिन इस निर्णय का तो स्वागत किया जाना चाहिए। ज़ाहिर तौर पर स्वागत किया जाना चाहिए सर, लेकिन स्वागत हमने पहले भी किया है तमाम ट्राई के इस सख्ती का, लेकिन जो स्पैम कॉल का सिलसिला है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार हम नए नए तरीके देख रहे हैं कॉलर्स के, वो स्पैम कॉल करते हैं, और हमको पहले तो नॉर्मल लोग कॉल करते थे, उसके बाद अब रोबो कॉल्स आ गई हैं, वॉइस नोट्स आ गए हैं, और तमाम तरह के ऑप्शन आ गए हैं। आप तक कॉल पहुंचेगी ही पहुंचेगी, आप कितने भी प्रयास कर लीजिए। विराग सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि पीआरआई और एसआईपी कनेक्शन जो है, इसकी बात की गई है, कैसे काम करता है? एक बार इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे? नहीं, देखिए, जो अभी माकलू साहब ने बोला है, मैं थोड़ा पहले कानूनी पक्ष में जाऊं, क्योंकि कानूनी पक्ष मेरा है एक। तो 2-3 बातें समझने की जरूरत है। गंगोत्री जो है इस अपराध की गंगोत्री में 2 बड़ी बातें हैं। पहली बड़ी बात यह है कि अपराध जो हो रहे हैं ये राज्यों का विषय है, कानून और व्यवस्था। लेकिन ये जो साइबर और टेलीकॉम से रिलेटेड जितने भी अपराध बढ़ रहे हैं, इसमें राज्यों के पुलिस के पास कानूनी तौर पर, संवैधानिक तौर पर कोई उनके पास क्षेत्राधिकार नहीं है। तो अपराध हो रहे हैं और राज्यों की पुलिस हाथ बांधे बैठी हुई है। ये पहली दिक्कत है, क्योंकि साइबर सेल भी जो काम कर रहे हैं, साइबर सेल के भी हाथ बंधे हुए हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा इसके बारे में क्षेत्राधिकार नहीं। पहली समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि जब भी किसी के पास स्पैम कॉल आए, तो लोग क्या करते हैं कि आज अरबों रुपए का सरकार विज्ञापन देती है, ये कंपनियां विज्ञापन देती हैं। एक नेशनल टोल फ्री नंबर क्यों नहीं होना चाहिए जिसमें कि कोई भी स्पैम कॉल आने पर लोग तुरंत फोन करें और तुरंत आइडेंटिफाई हो, और जो उसका बेनिफिशियरी हो उसके खिलाफ भी एक्शन हो, क्योंकि जब मार्केटिंग वाले कॉल कर रहे हैं उसके पीछे कोई एक लाभान्वित होने वाला एक कोई कंपनी है। ये एक पूरा तंत्र है। उस तंत्र में कॉल सेंटर चल रहे हैं, उस तंत्र के पीछे मार्केटिंग की टीम, उस तंत्र के पीछे मोबाइल नंबर लेने वाले लोग हैं। तो हम सिर्फ बहुत छोटा एक आघात कर रहे हैं, और मुझे नहीं लगता है कि इस समस्या का इससे समाधान होगा। तू डाल डाल मैं पात पात, तो ट्राई इसमें जो भी कोशिशें करती है, जब समस्या नाक के पानी नाक के ऊपर से बहने लगता है, तो ट्राई 1 लोटा पानी निकालने की कोशिश करती है और वो नाले से पानी कहीं और आने लगता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अंतर विभागीय समन्वय है
या ट्राई इस समस्या के लिए एक लोगों की परेशानी को देखते हुए कोई बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठा रही है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अपराध है, साइबर अपराध है। सिर्फ ब्लॉक करने से क्या होगा, उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? जब तक इनके ऊपर आपराधिक कार्रवाई का डंडा नहीं चलेगा तब तक इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जाहिर तौर पर आपका कहना सही है सर, लेकिन समस्या हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी की भी कमी है। ये आपने अहम बात कही कि अपराधी डाल डाल चलते हैं, अपराधी हम आगे आगे चलते हैं, अपराधी हमसे भी आगे आगे चलते हैं। समस्या तो इस बात की है कि अपराधी जब क्राइम कर लेते हैं, स्पैम कॉल्स हो जाती हैं, उसके बाद उन पर लगाम लगाने की कोशिश होती है। हम क्यों नहीं आगे चल पाते? क्या हमारा सिस्टम इतना कमज़ोर है? क्या टेक्नोलॉजी की हमारे पास समझ नहीं है या इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? समस्या आ कहाँ पर रही है, दिक्कत कहाँ पर है विराग सर? नहीं, समस्या इसी बात पे आ रही है कि समस्या जानने के बावजूद भी समस्या के समाधान के लिए प्रयास नहीं हो रहे हैं। ये समस्या है, क्योंकि समस्या तो पता ही है, समस्या के बारे में किसी को कोई डाउट नहीं है, लेकिन समस्या के समाधान के लिए कोई रेगुलेटर नहीं है। मेरा सवाल यह है कि नहीं होने का अर्थ क्या है? क्या हम कैपेबल नहीं है करने के लिए या हमारी इच्छा शक्ति नहीं है? हमारी कैपेसिटी है, लेकिन हमारे पास इच्छा शक्ति नहीं है। और साइबर अपराधों से निपटने के लिए हम अभी भी उस स्थिति में हैं जैसे कोई बच्चा हो, और कोई बच्चा अगर 2 साल का हो तो माँ बाप उसकी गलतियों को माफ कर देते हैं, लेकिन 18 साल का 20 साल का होने के बाद भी नशा करने लगे और ड्रग्स लेने लगे और हम उसको माफ कर दें तो वो माफी नहीं चलेगी। तो जो साइबर जो ये अपराध की मंडी है, ये वयस्क हो गई है। अब इसको बराबर के साथ इनके अपराध के खिलाफ इनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी, तभी इन अपराधों से मुक्ति मिलेगी। बिल्कुल अहम बात कही आपने। विमल सर, आपके पास आएंगे, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पूरा सिस्टम है, ये जो पूरा मैकेनिज्म है जिसमें स्पैम कॉल्स के जरिए लोगों को कॉल की जाती है, ये पूरा मैकेनिज्म टेलीकॉम कंपनियों के जरिए ही तो ऑपरेट होता होगा और इससे टेलीकॉम कंपनियों को कमाई भी होती होगी। ऐसा तो नहीं कि सारा सिस्टम फ्री में चल रहा होगा। तो उसके बाद में क्यों इस पर लगाम लगाने में लाचार लगती हैं टेलीकॉम कंपनियां? क्योंकि जब कोई फ्रॉड हो जाता है तो जिसके साथ फ्रॉड हुआ है वो फंसा हुआ है, ढूंढने के लिए पुलिस जा रही होती है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों की कहीं कोई जिम्मेदारी बनती ही नहीं है। तो इन पर कैसे मतलब इन पर लगाम कैसे लगे? दीपक जी, समस्या यह है कि जैसा कि गुप्ता साहब ने भी बताया कि अलग अलग लोगों का कार्य क्षेत्र होने के कारण जो वो समन्वय नहीं बैठ पाता, वही सबसे बड़ी समस्या है। पहले भी जैसा कि मैंने कहा कि टेलीकॉम कंपनी लोगों को कनेक्शन तभी देती है जब आधार वो चेक करने के बाद, तो ये एक कंडीशन सरकार की तरफ से है। उसके बाद अगर वहीं पे खामी है तो आगे भी वो अपना पल्ला झाड़ सकते हैं कि भाई आपने दिया था, ये इसने फ्रॉड की। लेकिन फ्रॉड का जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि फ्रॉड जब तक डिटेक्ट होता है तब तक काफी लोगों का नुकसान हो चुका होता है। तो टेलीकॉम कंपनियों को भी तभी पता चलेगा जब जो साइबर अपराध कंपनियां, साइबर अपराध ऑर्गेनाइजेशन है जिसको मॉनिटर करते हैं, उनको पता चलेगा। क्योंकि टेलीकॉम कंपनी एक बल्क सप्लायर है, बल्क समझिए कि होलसेलर है। तो हर एक के पास हर एक इंडिविजुअल कस्टमर पे ध्यान रखना वो इतना आसान नहीं रहता। कर सकते हैं, उस पे खर्चा भी बहुत आता है, लेकिन अगर हमारे पास साइबर सेल्स हैं। सर, मैं थोड़ा सा एक मिनट इससे वाकिफ नहीं हूं कि जब हम ये कहते हैं कि एक एक को लगाम लगाना मुश्किल है, तो एक एक आदमी का बिल भेजना तो और ज़्यादा मुश्किल है। अगर आपका पेमेंट ड्यू हो थोड़ा सा, तब तो आपके पास 50 कॉल्स आ जाती हैं एक ही पेमेंट के लिए 200 रुपए के, और वही आदमी 2 लाख का जब फ्रॉड करता है तो उसको रोकना मुश्किल कैसे हो जाता है? ये समझने समस्या थोड़ा बाहर है। बिल वगैरह बनती हैं, जैसे कि आपने कहा, वो सब ऑटोमेटेड प्रोसेस है बिलिंग का। उसमें टेलीकॉम कंपनी को कुछ नहीं करना होता है, सारा डेटा बेस से डेटा लेके वो बिलिंग सिस्टम खुद ही बनाता है सब कुछ। नहीं, मैनुअल कॉल्स आती हैं सर, मैनुअल कॉल्स आती हैं। अगर आप बिल डिले कर दें, थोड़े दिन ना दें, तो मैनुअल कॉल्स आती हैं। वो उसमें उनका एजेंसीज हैं, वो वहां पे टेलीकॉम कंपनी सॉर्ट करती हैं कि उन्होंने हमारा पेमेंट नहीं किया। वो भी बिलिंग सिस्टम ही उनको इंफॉर्मेशन देता है, और फिर जो एजेंसीज हैं उनको ये हैंड ओवर करते हैं, भाई इनको कॉल करो। वो भी है, मतलब उसमें टेलीकॉम कंपनी को इतना मेहनत करने की
जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, बात आपकी सही है, लेकिन थोड़ा सा समझ से बाहर है, क्योंकि जब आपको कॉल ज़रूरत होती है किसी कॉलर से पैसा लेने की, जब आपका उसको कनेक्शन काटने की ज़रूरत होती है तो फटाफट हो जाता है, लेकिन स्पैम कॉल्स पर पता नहीं क्यों सिस्टम अचानक कमज़ोर पड़ जाता है। ये समझ से बाहर है। स्पैम कॉल्स की जो समस्या है वो दिन पर दिन लगातार बढ़ती चली जा रही है, लेकिन इसको रोकने के लिए अब ट्राई ने एक सख्त कदम उठाया है, लेकिन वो सख्त कदम कितना सख्त होगा ये तो आगे ही पता चलेगा। हालांकि बताया जा रहा है कि 2-2 साल तक नंबर ब्लॉक कर दिए जाएंगे, जो कंपनीज हैं, टीएसपीज हैं, उन पर लगाम कसी गई है। तो प्रयास तो जारी है, उस प्रयास की सराहना भी होनी चाहिए, लेकिन असल बात यह है कि ये जो समस्या है ये रुकनी चाहिए। एक बार नवीन जी आपके पास आएंगे सर, आपसे समझना चाहेंगे कि ये जो पीआरआईज और एसआईपीज कनेक्शन होते हैं, ये एक बार समझाइए सर कैसे काम करते हैं। देखिए, पीआरआई और एसआईपी कनेक्शन क्या है कि जो पीआरआई कनेक्शन है उसमें एक जैसे कॉल सेंटर हो गया, तो वहां पे एक कॉल से आप 23 कॉल तक कर सकते हैं। ये बल्क में जो कॉल्स होते हैं ये वो चीज है। और जहां तक एसआईपी की बात है तो ये यूज होता है वॉइस कॉल में या एनिमेटेड कॉल में या वीडियो कॉल में। तो ये तो कहीं ना कहीं कुछ हद तक लगाम में रहते हैं, चाहे वो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हो या ट्राई की हो। सबसे बड़ा चैलेंज होता है ये अनवांटेड कॉल का, जो कि ज्यादातर लिप्त होते हैं साइबर फ्रॉड वगैरह में। ये होते ऐसे नंबर जो का कि कोई रिकॉग्निशन नहीं होता। जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि इसका आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए आधार के थ्रू, क्योंकि जो भी स्पेसिफिक नंबर ट्राई द्वारा दिए जाते हैं, जैसा कि 0120 दिया गया था, 0140 दिया गया था, तो उसके अलावा भी लाखों कॉल इस देश में होते हैं जो कि अनऑथराइज फोन से होते हैं, किसी भी फोन नंबर का यूज करके वो करते हैं। तो उसके ऊपर एक कड़ी लगाम लगाने की आवश्यकता है। और दूसरा, मोबाइल आइडेंटिफिकेशन, कोई भी नंबर का आइडेंटिफिकेशन अब इसको मस्ट करना होगा कि वो डिस्प्ले हो मोबाइल में, चाहे आपके पास थर्ड पार्टी ऐप हो या ना हो। इसकी ओर ट्राई ने भी कुछ सोचा था, पर अभी तक तो हुआ नहीं है। लेकिन जब तक आइडेंटिफिकेशन नहीं होगा नंबर का और उसकी शिकायत नहीं दर्ज होगी, तब तक इस चीज को खत्म करना तो थोड़ा मुश्किल होगा। फिर भी एक शुरुआत हुई है, तो देखते हैं आगे क्या होता है इस विषय में। विराग सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि जो प्रमोशनल कॉल्स हैं उसके लिए हमने अक्सर देखा है कि सीरीज की एक शुरुआत की जाती है, 140 की सीरीज थी, फिर 160 की सीरीज की बात की जा रही थी। अब हम देख रहे हैं कि ज्यादातर जो नॉर्मल नंबर है, कॉमन नंबर है, उनसे कॉल्स आती हैं। ये सबसे बड़ी समस्या है कि आप मीटिंग में हैं, आप खाना खा रहे हैं, आप कहीं किसी जरूरी काम में हैं और आपको वो एक नॉर्मल सा नंबर दिखता है और आपको मजबूरन उठाना पड़ता है कि पता नहीं किसका नंबर है, क्या जरूरी बात है, और मल्टीपल कॉल्स आती हैं। क्यों नहीं ऐसा हो सकता? क्या टेलीकॉम कंपनियां ऐसा नहीं कर सकती कि जब वो नंबर डिस्प्ले होता है तो उस नंबर के साथ साथ में नाम भी डिस्प्ले हो जाए उस कंपनी का जिस कंपनी से वो कॉल आ रही है? क्या ये पॉसिबल नहीं है? क्योंकि अगर थर्ड पार्टी ऐप्स इस तरह की सुविधा दे सकते हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, तमाम सारे ऐप हैं जो इस तरह की सुविधा देते हैं, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उनके सारे आपको नंबर पता चलते हैं किसके हैं, तो ये टेलीकॉम कंपनियां क्यों नहीं कर सकती? नहीं, देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। समस्या इस बात की है कि ये जो मर्ज है कैंसर बन गया है और ट्राई इसका अभी जुकाम की तरह या एक नॉर्मल बुखार की तरह इसका इलाज कर रहा है और इसका इलाज 1 घंटे में हो सकता है। उसके लिए 3 बातें करने की जरूरत है। इसमें जितना कॉम्प्लिकेट करेंगे इसका मतलब कि ट्राई या सरकार इस समस्या के समाधान में इंटरेस्टेड नहीं है। पहला, कि जब भी किसी के पास स्पैम कॉल जाए और वो अगर उसमें उसको लिखता है स्पैम में करता है तो ऑटोमेटिकली सिस्टम पूरा अलर्ट हो जाए और जहां से भी आई है सिर्फ उस नंबर से नहीं, उसके सारे एक सिस्टम के खिलाफ तुरंत न सिर्फ ब्लॉक हो जाए बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक कार्रवाई भी की जाए। ये एक बात है। दूसरी बात कि डेटा सुरक्षा कानून हमारा बना, डेटा सुरक्षा कानून में आज तक नियम नहीं बने और ये जो पूरा हो रहा है खेल, ये हो रहा है हमारा डेटा पूरा बाजार में बिक्री के उपलब्ध है। उस बिक्री के हिसाब से, उस डेटा के हिसाब से वो आपकी रियल एस्टेट के लिए, बैंकिंग के लिए, सारी चीजों के लिए करते हैं, इसलिए वो डेटा चोरी पूरी हो रही है। तीसरे नंबर पर जो एक जब बार बार बात हो रही है कि आधार से इसको ठीक किया जा सकता है, मैं सहमत नहीं हूं। भारतवर्ष में इतनी गरीबी और बेरोजगारी है कि मनरेगा हो या फाइनेंशियल फ्रॉड हो, लोग अपने कार्ड गिरवी रखने के लिए तैयार हैं, लोग अपने बैंक खाते देने के लिए तैयार हैं। तो आप असलहे में लाइसेंस दे दे लेकिन असलहा कोई अपना दूसरे किसी को दे दे या कट्टे का इस्तेमाल कर ले, तो वो आप उसको नहीं रोक सकते हैं। रोकने वाले जो बेनिफिशियरी हैं, क्योंकि आप सिम कार्ड में सही तरीके से जारी करेंगे लेकिन सिम कार्ड कोई किसी दूसरे को बेच देता है इस्तेमाल के लिए। अगर लोग बैंक खाते को बेच सकते हैं फाइनेंशियल फ्रॉड के लिए, तो सिम कार्ड तो सबसे आसान चीज है। महत्वपूर्ण ये है
कि इसके पीछे की जो बड़ी ताकत है, इस अपराध का एक अर्थव्यवस्था है। उस अर्थव्यवस्था के लाभान्वित होने वाले टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, क्राइम है वो ये जो मार्केटिंग कर रहे हैं और जिनके लिए मार्केटिंग हो रही है, बिल्कुल, उनके खिलाफ ये आपराधिक कार्रवाई होगी। तो ये अहम बात आपने कही कि ऑर्गेनाइज क्राइम है, और क्राइम अगर ऑर्गेनाइज वे में होने लगता है तो सबसे बड़ी समस्या होती है। लेकिन विराग सर, इसमें एक सवाल ये भी है कि इस नियम का दुरुपयोग भी तो होगा, जो आपने अभी कहा कि किसी कॉल को अगर हम स्पैम के तौर पर देखें और उसको रिपोर्ट करें या ब्लॉक करें, उसके बाद उस नंबर को ब्लॉक करा दिया जाए, तो इसका दुरुपयोग भी तो हो सकता है। मान लीजिए विराग जी का कॉल मुझे पसंद नहीं और मैंने 100-200 लोगों को लगा दिया इसको ब्लॉक करवाने में, तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा शुरू हो गया, तो इसका दुरुपयोग भी तो हो सकता है ना। जब तक विराग जी 100-200 लोगों के नंबर को फोन नहीं करेंगे और जब तक 100-200 लोग खुद उसको स्पैम में नहीं करेंगे, तब तक दूसरे फोन कर रहे हैं, इससे इंपॉर्टेंट नहीं है। जब तक मैं फोन लोगों को नहीं करूंगा, तो वो तो बड़ा सीधी सी बात है ना, दूसरे लोग फोन कर रहे हैं, उनके कॉल को आप स्पैम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इसके दुरुपयोग की संभावना है, और स्पैम कॉल करने का किसी को फंडामेंटल राइट नहीं है। और पुराने कानून के तहत जो कॉल सेंटर्स होते थे उनके रजिस्ट्रेशन का बंदोबस्त था। ये जो समस्या है, सन 2013 में मैंने दिल्ली हाई कोर्ट में आर्गू किया था, और उस समय भी यही ढीले ढाले तर्क दिए जा रहे थे। मैं मानता हूं कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए भारत में न ही इच्छा शक्ति है, न ही स्ट्रांग कानून है, और न ही स्ट्रांग रेगुलेटर है, जिसका फायदा उठा करके अपराध की साइबर मंडी फल फूल रही है। और उस अपराध को रोकने के लिए दूसरे नए स्टार्टअप तैयार हो रहे हैं, वो नए किस्म के अपराध पैदा कर रहे हैं, और लोग एक हतप्रभ हैं कि कानून का शासन है कहां पर। बिल्कुल ठीक है। नवीन सर, मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा कि ऐसी स्थिति में कोई करे तो क्या करे। ठीक है, अभी ट्राई ने सख्ती की है, अगले 2-4-6 महीने में हम देखेंगे उसका रिजल्ट क्या आएगा। अभी जिनके पास एवरीडे कॉल्स आती हैं, स्पैम कॉल्स, हम देखते हैं कि वॉइस नोट्स भी आते हैं, मैसेजेस से भरा हुआ है इनबॉक्स, 3-3 हज़ार 10-10 हज़ार मैसेज इनबॉक्स में हैं। आप किसी भी उबर करिए, ओला करिए या कोई भी सामान मंगा लीजिए और उसके पीछे इतने सारे मैसेजेस आ जाते हैं कि आपको उसको हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो इसको कैसे कंट्रोल करें, किस तरह से आगे बढ़ें कि आपका फ़ोन भी बचा रहे, फ़ोन की मेमोरीज पूरी भर जाती हैं? देखिए, मैं इस बात से तो सहमत हूँ कि एक आम कंज्यूमर का जो भी डेटा है, वो मार्केट में सरेआम बिकने के लिए उपलब्ध रहता है। और कहीं न कहीं यही एक बहुत बड़ी विषय है कि इस पूरे खेल को पूरे संगठित तरीके से किया जाता है। मेरा मुद्दा ये कहने का है कि किसी भी चीज़ की शुरुआत होनी चाहिए, और ये शुरुआत अगर आज हुई है, मुझे लगता है कि इस साल और भी चीज़ें हम लोगों को ट्राई की ओर से देखना पड़ेगा, जिसमें वो कठोर निर्णय लें। और जहाँ तक कंज्यूमर राइट ऑर्गेनाइजेशन की बात है कि इसको कैसे रोका जा सकता है, तो सबसे बड़ी चीज होती है कि इस विषय पे एक बृहद जागरूकता होनी चाहिए लोगों में, क्योंकि केवल स्पैम कॉल, अनवांटेड कॉल से अब मुद्दा नहीं रह गया है। अब इसमें एक मुद्दा आ गया, और साइबर फ्रॉड से भी बहुत बड़ा मुद्दा हो गया, जहां पे फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत तेजी से इसी फोन कॉल, एसएमएस या लिंक के जरिए अब बहुत ज्यादा होना चालू हो गया है। अभी हम देख रहे हैं कि एआई की भी टेक्नोलॉजी आ गई है, जहां पे किसी भी वॉइस को क्लोन करके आपके पास फोन आ जाता है। तो मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा गंभीरता पूर्वक एक बैरियर से काम नहीं चलेगा, इसमें मल्टीपल बैरियर आपको लगाने पड़ेंगे, और जो टीएसपीज हैं उनको बहुत ज्यादा गंभीर होकर और इस पे अगर कुछ करें तो ही कुछ जाके रिजल्ट निकल सकता है। बिल्कुल। विमल सर, एक सवाल मेरा आपसे ये होगा कि टीएसपीज के साथ जिस तरह से अभी ट्राई ने ये बात की है, ये सख्ती लागू की है, क्या ये काफ़ी है? आपको लगता है कि अगले 6 महीने में, मैं कह रहा हूँ अगले 1 साल में, क्या हम इस समस्या से बाहर आते दिख रहे हैं आपके ट्राई के इस नियम से? देखिए, ऐसा है कि फर्क तो पड़ेगा, लेकिन जो ये क्रिमिनल्स हैं, जैसा कि मेरे दूसरे वक्ताओं ने भी बताया कि वो उनका काम ही फ्रॉड करना है और डेटा उनको मिल रहा है, और साथ में वो नए नए तरीके निकालते हैं, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बड़े स्तर पे उसका विकास होने से इनका काम भी आसान हो गया है। तो इस ऐसी स्थिति में लगातार ट्राई को मतलब 2 महीने में एक ऑर्डर निकालने का नहीं, कंटिन्यूअसली उसको ध्यान देना पड़ेगा, उसका प्रोग्रेस रिव्यू करना पड़ेगा, और टेलीकॉम कंपनियों के साथ रेगुलर जो मीटिंग्स हैं वो रखनी पड़ेंगी, ताकि पूरी तरह से इस पे लगाम लग सके। बिल्कुल। क्योंकि कभी-कभी बीच-बीच में ऑर्डर निकालने से
इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता करेक्ट, है, करेक्ट, ये तो सभी मानते हैं। बिल्कुल। विराग सर कुछ कहना चाह रहे हैं सर, शॉर्ट में। देखिए, इन अपराधों को रोकने के लिए हर शहर में उड़न दस्ते बनाने पड़ेंगे, फ्लाइंग स्क्वाड, और जहां ही कोई स्पैम कॉल आए और उड़न दस्ता वहां पे तुरंत जाके पकड़े उसको और ये पूछे कि तुम्हारे पास ये डेटा आया कहां से, वो डेटा चोरी का सोर्स पता करे और तुम किसके लिए मार्केटिंग कर रहे थे, और जिसने डेटा बेचा है और जो मार्केटिंग करवा रहा था उसके खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज हो, तो पूरे देश में ये अपराध एक दिन के भीतर 50% कम हो जाएंगे। दुर्भाग्य से न ही मंत्रालयों के बीच में, विभागों के बीच में एक कोऑर्डिनेशन है और न ही सरकार इस समस्या को गंभीरता से लेके आम जनता को राहत देना चाह रही है। सरकार अगर चाहे तो एक दिन के भीतर साइबर अपराधों पर ठोस लगाम लग सकती है। नहीं, बड़ा अहम आपकी राय है और इस राय पर बिल्कुल अमल होना चाहिए, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब रियल एस्टेट जैसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में स्किल लेबर्स की कमी है, तो ऐसे स्पेसिफिक वर्क के लिए, स्किल लेबर के लिए कितना लंबा समय लगेगा वो तो आप समझ ही सकते हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका वाकलू सर, बहुत शुक्रिया करेंगे नवीन जी, बहुत शुक्रिया करेंगे आपका विराग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। हालांकि ये जो समस्या है जाहिर तौर पर बड़ी भयानक समस्या है और आज की नहीं है, ये लगातार बढ़ती जा रही है और ये समस्या ऐसी है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 3 से 4 कॉल्स को ब्लॉक करता है, उसके बाद ही न जाने कहां से इतने सारे नंबर आ जाते हैं कि लोगों के फ़ोन में तमाम कॉल्स आती हैं, तमाम मैसेजेस आते हैं और इनकी अभी तक कोई रोकथाम नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि ये जो स्पैम कॉल तक ही सीमित रहे तब भी ठीक है, ये साइबर फ्रॉड में जब तब्दील होते हैं तो लोगों को फाइनेंशियल नुकसान पहुंचाते हैं, वो सबसे बड़ी समस्या है। सरकार का कदम अच्छा है, लेकिन ये कदम और इसके पीछे की इच्छा शक्ति थोड़ी और मजबूत हो ताकि ये अमल में आए और इसके रिजल्ट नजर आए। बहुत शुक्रिया करेंगे सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे शो को देखने के लिए आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।